कहानी वजूद। क्या राजपूत होना गुनाह है? अगर राजपूत हो तो क्या आपको मर्द होना ही होगा? इससे कम कुछ मंजूर नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया के लिए वही सच है जो उनकी आंख देखती है, और उनकी आंखों को दिखाने के लिए मेरा मर्द होना बहुत जरूरी था। वरना अंगुली न केवल मेरे राजपूत होने पर उठती, बल्कि पूरी बिरादरी में मेरे घर का कोई मर्द अपनी मूंछों को ताव न दे पाता। तय किया कैसे भी करके उदयपुर छोड़ दूं, वरना एक न एक दिन घर वाले मेरी हकीकत जान जाएंगे और मैं उनके लिए एक दाग हो जाऊंगा। कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। जब पहली बार पता चला था कि मैं अलग हूँ वहाँ से, या फिर वहाँ से जब स्कूल में एक दोस्त से पहले प्यार का एहसास मिला था, वहाँ से जब पहली बार एक कजिन ने मेरा रेप किया, या फिर वहाँ से जब मेरा भाई बोल पड़ा अब तो मर्द बन जा, कब तक ऐसे ही माँ के दूध को लजाता रहेगा। दुनिया के लिए भले ही दरवाजे खुल रहे होंगे, पर मेरे लिए जब एक एक करके सारे दरवाजे बंद हो रहे थे, तो इन अंधेरी सनकड़ी राहों गलियारों में अपने वजूद को खोजता मैं कहाँ से शुरू करूं, समझ नहीं पा रहा। मैं नहीं जानता क्या गलत है और क्या सही। प्यार करना कभी गलत हो सकता है, ये तो ईश्वर की देन है, और ईश्वर की बनाई कोई चीज कभी गलत नहीं होती। ये दादी सा बचपन से सिखाती आ रही थी। कब किसका किससे कहाँ स्नेह सूत जुड़ जाए कोई पता नहीं। सब मन के रिश्ते हैं, लेकिन इन्हें कौन समझेगा। मैं कहने को लड़का जरूर पैदा हुआ था, पर मुझे मेरे मन के अनुरूप किसी लड़के से प्यार करना मना था। वह गुनाह था, और गुनाह की राजपूतों में दो ही सजा होती है, या तो मार डाले जाओगे या हमेशा के लिए घर में कैद कर लिए जाओगे। वो स्कूल के दिन थे। एक दोस्त से मुलाकात, प्यार क्या हुआ। पूरे स्कूल में मेरे वजूद पर कालिख मल दी गई। तब 9वीं में था। स्कूल के बाथरूम में एक लड़के के साथ पकड़े जाने की सजा थी कि मुझे फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया। कारण जानने जब कोच के पास गया तो वे जिस तरह की हंसी हंसे वो कभी नहीं भूल सकता। घर पर क्या बोलूं, कैसे बोलूं कि मुझे अब ये स्कूल क्यों बदलना है, तो मतलब ये हुआ कि अब 12वीं तक मुझे इस जलालत को सहना पड़ेगा। खूब रोता था घर आकर, पर किसी से कह नहीं पाता था। मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई मेरे पास नहीं आना चाहता था, न लड़के और न ही लड़कियां। कैलेंडर और साल यूं ही बदल रहे थे, पर स्कूल का बाथरूम वाला किस्सा जैसे मेरे ललाट पर लिख दिया गया था। वो 12वीं का साल था। मेरी मौसी का लड़का मुझसे मिलने आया। वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था, पर हम दोनों विज्ञान के ही छात्र थे। बोला साथ रहकर पढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, और इससे शायद बोर्ड के रिजल्ट अच्छे आए। मैं तैयार हो गया। भाई जैसा था तो कोई खौफ नहीं था। पहली ही रात उसने मुझसे जबरदस्ती करनी चाहिए। मैंने मना किया तो बोला अपने स्कूल के लड़कों के साथ सो सकता है तो मेरे साथ सोने में क्या दिक्कत है। मैं भौचक्का था। मैंने दूर हटना चाहा, उसने मेरे मुंह को बंद कर दिया। उस रात सिर्फ मेरे जिस्म को नहीं नोचा गया, बल्कि आत्मा भी लहूलुहान की गई थी। गे होने का यह मतलब नहीं कि कोई भी कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। क्या मेरी चॉइस या मेरी रजामंदी की कोई अहमियत नहीं? उस बलात्कार के बाद हिम्मत नहीं थी कि कोई शिकायत भी कर सकूं। उल्टे मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मुंह खोला तो सारे पुराने किस्से घर वालों तक पहुंच जाएंगे। फिर वो कजिन हर रात मेरी आत्मा को नोचता रहा, हर बार और ज्यादा बर्बर तरीके से। उसे अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए मेरा ही जिस्म मिला था। परीक्षाओं के बाद घर पर रिक्वेस्ट की कि इंजीनियरिंग के लिए किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा दिया जाए। मैं बस उदयपुर से भाग जाना चाहता था। मेरा दाखिला मुंबई के एक नामी कॉलेज में करवा दिया गया। दिल में खुद को कसम दी कि अब वापस कभी लौटकर नहीं आऊंगा। वो स्कूल के दिन, वो घर पर परीक्षाओं की रातें, मैं इन्हें कभी याद नहीं रखना चाहता था। गे होने का यह मतलब नहीं कि कोई भी कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। क्या मेरी चॉइस या मेरी रजामंदी की कोई अहमियत नहीं? मुंबई का लाख लाख शुक्रिया जिसने मुझे ठीक वैसे स्वीकार किया जैसा मैं था। दूसरे ही साल में मेरी यौनिकता, सेक्सुअलिटी को लोग जान चुके थे। मैं अक्सर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमता रहता था तो लोगों ने सहज अंदाजा लगा लिया था, पर कभी भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। कॉलेज के दरमियान मेघालय के रिंगजो से मुलाकात हुई, जो कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। प्यार के मायने समझ पा रहा था। उसका स्पर्श बहुत अच्छा लगता था। रिंगजो की सांसें भी मेरे अंतर्मन को छूती थी और उन घावों को भरने का काम करती थी जो अतीत ने दिए थे। रिंगजो की कहानी मुझसे थोड़ी थोड़ी अलग थी।
उसे उसकी बहन का बहुत अच्छा साथ मिला था। वह अक्सर बताया करता था कि उसकी जनजाति में पितृसत्ता नहीं होती, मायने ये कि वहाँ वही होता है जो औरतें चाहती है। इस सूरत में बहन का उसे समझना एक बड़ी बात थी। हाँ, उसके साथ भी बचपन में ट्यूशन टीचर ने ज्यादती की थी, पर तब उसने घबराने की बजाय अपनी बहन को बता दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस ट्यूशन टीचर को उसका गांव छोड़ना पड़ा था। शुरुआती विरोध के बाद रिंगजो को भी परिवार में अपना लिया गया। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि आम हिंदुस्तानी जिस नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 सिक्किम सहित राज्यों के नाम तक नहीं जानते, वहाँ की परंपराएं उत्तर भारत से कितनी समृद्ध है। जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, वे हम सभ्यों से कितना अच्छे हैं। वहाँ पितृसत्ता ही नहीं, मतलब मर्दवाद ही नहीं, मतलब मूंछ का ताव खत्म, मतलब की अकल ही खत्म। वाह, सोचकर ही रोमांचित हो जाता हूँ। रिंगजो के 7 दिन खुशनुमा बीत रहे थे कि एक दिन अचानक भाई मुंबई आ गया। वह मुझे सरप्राइज देना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि असल सरप्राइज उसे मिलने वाला है। सुबह सुबह अचानक से मेरे रूम पर पहुंचा और ताला पाकर मुझे फोन करने लगा। नींद में होने के कारण जब मैंने फोन नहीं उठाया तो हॉस्टल के दूसरे लड़कों से मेरे बारे में पूछताछ हुई। पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि और कहाँ होगा, वही होगा उस चिंकी के रूम पर। भाई खुश हुआ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड चिंकी है, पर जब पता चला कि उस चिंकी का कमरा भी उसी हॉस्टल में है तो थोड़ा असहज होते हुए उसने रिंगजो का कमरा खटखटा ही दिया। उस सुबह भाई को पता चल गया कि मेरी रुचि लड़कों में है। जितनी गालियां वो एक सांस में मुझे दे सकता था, उसने दी। हॉस्टल में अच्छा खासा तमाशा करने के बाद वह उसी समय वहां से चला गया। मेरा मन किसी अनहोनी के डर से कांप रहा था। क्या उसने घर जाकर सबको बता दिया होगा? क्या मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने की इजाजत मिलेगी? क्या मैं अब और रिंगजो के साथ रह पाऊंगा? क्या वे रिंगजो के साथ कुछ गलत तो नहीं कर देंगे? तमाम आशंकाओं से घिरा मैं बुरी तरह घबरा गया था। रिंगजो मुझे सांत्वना दे रहा था कि जो होगा देखा जाएगा और हर स्थिति में वो मेरे साथ होगा। 1.5-2 हफ्ते बाद पापा का फोन आया कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। पापा के सामने हाँ या ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बचपन से ही हमें इस तरह बड़ा किया गया था कि पापा या बड़े भाई के सामने नजरें नीची करके खड़े रहो और उनके हर एक शब्द को आदेश मानकर स्वीकार करो। हिम्मत करके मैंने कहा कि अभी तो मेरा ग्रेजुएशन ही पूरा नहीं हुआ है। वे कुछ नहीं बोले और फोन काट दिया गया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। रिंगजो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और कोई सपोर्ट सिस्टम तो था नहीं कि जिससे बात की जा सके। भागने का सवाल नहीं था क्योंकि अभी पढ़ाई का पूरा 1 साल बाकी था। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली बात थी। आखिरकार तय किया कि मुझे घर पर किसी एक को मेरी यौनिकता के बारे में बता देना चाहिए। पर किसको, ये यक्ष प्रश्न सामने खड़ा था। मेरी केवल माँ से बनती थी और माँ का दर्जा मेरे घर में घूंघट में चुपचाप घर के काम करने जितना ही था। पापा के सामने मैंने कभी उनको सिर ऊंचा करके बोलते तक नहीं देखा था। क्या उनको बोलना ठीक रहेगा? ये भी संभव है कि सबको पता चल गया हो। क्या करूं? उस रात बिल्कुल नींद नहीं आई। मेरी शादी कर दी गई। आप सोच रहे होंगे मैं तो बहुत डरपोक निकला। रिंगजो को धोखा दे दिया, अपने आप को धोखा दे दिया। शायद उस लड़की के साथ भी गलत किया, जिसे शायद मैं अपना 100% कभी दे भी नहीं पाऊंगा। तो जवाब है हाँ, उस स्थिति, उन हालात में मैं डरपोक निकला, बहुत ही डरपोक। पर शायद डरपोक होने से ज्यादा मैं खुदगर्ज था। शादी के बाद वापस मुंबई लौट आया। गौना होने में अभी वक्त था। वो भी कुछ दिन उदयपुर बिताकर अपने पिहर लौट गई। उसकी पढ़ाई भी चल रही थी। रिंगजो अब भी मेरे साथ था, पर रिश्ते की गर्माहट खत्म हो चुकी थी। उसी ने मुझे शादी कर लेने की राय दी थी। उसके अनुसार तत्काल समय में इससे बेहतर कुछ नहीं था। हाँ, उस स्थिति, उन हालात में मैं डरपोक निकला, बहुत ही डरपोक। पर शायद डरपोक होने से ज्यादा मैं खुदगर्ज था। इंजीनियरिंग पूरी हुई और मैंने मास्टर्स के लिए देश के बाहर अप्लाई करना शुरू कर दिया। घर वाले, यहाँ तक कि बीवी को भी इस बारे में नहीं बताया। किस्मत अच्छी रही कि स्कॉलरशिप भी मिल गई और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के एक कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। घर वालों को पता चला तो उन्होंने मना कर दिया। वे चाहते थे कि अगर बाहर जाना ही चाहता हूँ तो बीवी को भी साथ ले जाऊं। अब उन्हें कैसे समझाता कि मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे उदयपुर से भागकर मुंबई आया था, फिर से, खुद से।
हर एक रिश्ते से बस भाग जाना चाहता था। सारे लोग पीछे छूते जा रहे थे, रिंगजो भी, बीवी भी, मम्मी पापा भी। मुंबई एयरपोर्ट पर खड़े खड़े खुद को कसम दे रहा था कि बस अब कभी लौटकर इंडिया नहीं आऊंगा। अगर कोई अपने सुख को ज्यादा पसंद करता है तो इसमें उसे शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अल्बेर कामू के उपन्यास प्लेग की ये पंक्तियां मेरे सामने आन खड़ी हुई थी। आज यूरोप के अलग अलग देशों में रहते हुए मुझे 12 साल हो गए हैं। मुझे इंडिया गए भी इतने ही साल हो गए हैं। पिछले दिनों इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रोमांचित हुआ। मुझे पता है कि राजपूत या किसी और समाज में इस फैसले से बहुत कुछ बदलने नहीं वाला, पर हाँ, हमारे वजूद को देश की सबसे बड़ी संस्था ने स्वीकार किया। ये एक बड़ी जीत थी। सफर बहुत लंबा है और 1 मील का पत्थर इंडिया पार कर चुका। खुशी इस बात की भी है कि अब अगर कोई इंसान किसी और समान सेक्स वाले के साथ कुछ गलत करता है तो कम से कम कानून जरूर उसका साथ देगा। उसे घबराने की जरूरत नहीं होगी। वो स्कूली एग्जाम के साथ जिंदगी के कटु एग्जाम नहीं देगा। मेरी शादी खत्म हो चुकी। वे लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे और अपनी लड़की की शादी किसी और के साथ करने को मजबूर हो गए थे। पापा ने धमकी दी थी कि अगर मैं वापस उदयपुर आया तो वे मुझे तलवार से काट देंगे। हालांकि उन्हें अभी भी मेरी यौनिकता के बारे में पता था, ये संदेह था। भाई जरूर एक बार फोन पर बोल चुका था कि अब तो मर्द बन जा, कब तक माँ के दूध को लजाता रहेगा। माँ कभी कभी हाल चाल पूछ लेती थी। वो इस बात से खुश थी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं अब बड़ा हो गया हूँ। वो अक्सर फोन पर रोती रहती थी। मैं उन्हें कभी चुप नहीं करवा पाया। मैं जानता हूँ कि मैंने माँ के दूध को नहीं लजाया। मैं अब भी उनका प्यारा बेटा हूँ, सबसे छोटा, सबसे लाडला। अभी हीथ्रो एयरपोर्ट पर हूँ और कुछ देर में मेरी दिल्ली की फ्लाइट है। 12 साल बाद अपने देश जा रहा हूँ, उस देश जहाँ कभी भी लौटकर नहीं जाने की कसम खाई थी। फाइनल अनाउंसमेंट हो चुकी है। मेरे कदम फ्लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं रोमांचित हूँ। रिंगजो ने बुलाया है। वो किसी लड़के के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में है और अपनी इस रिलेशनशिप की सालगिरह को दोस्तों के साथ मनाना चाहता है। उसके निमंत्रण को टाल नहीं पाया। इस निमंत्रण ने मुझे मेरी ही कसम तोड़ने को मजबूर कर दिया है। मैं इंडिया जा रहा हूँ। प्यार की ये कौन सी सात्विकता है जो बार बार आप उससे मिलना चाहते हैं जिसे आप प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पर रिंगजो के बारे में जब से पता चला है बहुत खुश हूँ। दिल के एक कोने में रिंगजो की यादें सहेजे हुए हूँ। हर बार हर जगह हारा, बस कहीं एक बार अपनापन मिला तो वह रिंगजो के साथ ही मिला। जब रिंगजो से बिछुड़ रहा था तो उसने कहा था, तुम ही कहा करते हो ना, सब उस ऊपर वाले की इच्छा से होता है। उसी ने हमें मिलाया। जितने दिन साथ रहे अच्छा था। अब उसकी मर्जी से ही शायद हम अलग हो रहे हैं। अब की बार खुद को संभाल लेना। मैं अपनी कुर्सी की पेटी बांध चुका हूँ। विमान रनवे पर है। आशाएं सरपट भागी जा रही है। बुरे सपने पीछे छूटे जा रहे हैं। उम्मीद को आकाश मिलने वाला है। मेरे अरमानों के पंख फैलते जा रहे हैं। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराता हुआ अचानक से हंस पड़ता हूँ। मेरे पड़ोस में बैठी एक नन्ही सी बच्ची भी साथ में खिलखिला पड़ती है।